स्वागत है आप सभी का आशु घई 11th-12th पे, जहां पे मैं आशु घई आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता हूं। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है और इससे पहले के सारे चैप्टर्स के वन शॉट आप बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। मजा आ गया। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं आपको इस वन शॉट से पहले एक बहुत ही अच्छी न्यूज देने वाला हूं। क्या पता आप ये न्यूज पहले से जानते हो? नहीं 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 नहीं, मैं पापा नहीं बनने वाला हूं दोबारा से, लेकिन मैं एक और अच्छी न्यूज देने वाला हूं आपको, इससे बढ़िया। और वो न्यूज क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आई होप आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का बेहतरीन वन शॉट देख लिया। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके बाद हम करेंगे ईएमआई, उसके बाद हम करेंगे एसी, उसके बाद हम करेंगे ईएम वेव्स, फिर हम डालेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन। आगे के वन शॉट्स आपके पास जल्दी आएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। मुझे पता है थोड़ा सा स्लो वन शॉट आ रहे हैं, लेकिन जल्दी आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, वन शॉट बेहतरीन है एक एक चीज को एक्सपेरिमेंट के साथ, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत बोरिंग है, वैसे जो जो पढ़ चुका है उसको पता होगा। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट डाले हैं इसमें, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है। लास्ट ईयर का पेपर फिजिक्स का आया था बहुत ज्यादा मुश्किल, और उस मुश्किल पेपर को कैसे सॉल्व करे। एक चांदनी चौक टू चाइना मूवी अगर आपने देखी हो, उसका एक डायलॉग याद आ गया, जहां पे गुरु अपने शिष्य से कह रहा है फाइट के दौरान कि मुझे तेरे उस एक मूव से डर है जो तूने 1000 बार ट्राई किया है, ना कि उन 1000 मूव से तूने एक बार ट्राई किया। नहीं नहीं नहीं, मुझे उस एक मूव से डर लग रहा है तेरे जो तूने 1000 बार ट्राई किया। तो अगर आपने बोर्ड के पेपर से पहले एक बोर्ड के पेपर को ही बहुत बार सॉल्व कर लिया हो तो मजा ही नहीं आ जाएगा। और उसके लिए अगर आपके हाथ में ये पेपर आ जाए, भाई साहब ये क्या है समझो, ये हमारी अभ्यास सीरीज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश, ये दो सेट अलग अलग, सब में चीजें सेम है। 5 मिनट लूंगा इसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि 5 मिनट आपके जीवन के सबसे बेहतरीन समय हो सकता है। वो कैसे? देखो, जब हम बोर्ड का पेपर की प्रैक्टिस करेंगे 1000 बार, उस मूव की मैं बात करूं, तो आपका डर खत्म होगा। प्लस अगर पेपर ऐसे हो जिसमें लेवल बढ़ता चला जाए, तो हमने इस अभ्यास सीरीज में पेपर्स के लेवल डाले हैं। यानी पहला पेपर लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, और ऐसे लेवल 10 तक जा रहे हैं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने सॉल्यूशंस को अलग रखा है। ये सॉल्यूशन बुकलेट है, ये पेपर है, ये बुकलेट अलग है। जिस समय आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको अलग किसी कमरे में पापा मम्मी किसी को भी दे देना है, या खुद से कहीं छुपा देना, अलग रख देना। उसके बाद पेपर देने जाने से अगर आप पहले एक शॉर्ट रिवीजन चाहते हो, तो हर एक सब्जेक्ट की शॉर्ट रिवीजन बुकलेट है। भाई साहब 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज, इस प्रकार से इसे डिजाइन किया है। परफॉर्मेंस ट्रैकर है, आपने पहले वाले पेपर में कितने मार्क्स स्कोर किए, दूसरे वाले में कितने मार्क्स स्कोर किए, तीसरे वाले में कितने मार्क्स स्कोर किए, कितने बेहतरीन हो। और सॉल्यूशन बुकलेट भी ऐसे वैसे नहीं बनाई गई है भाई साहब, टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज किया, बहुत मेहनत किया, तब जाके बनी है। उसके बाद ये व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो, जो आपको थोड़ा सा लो क्वालिटी के लग रहे हैं, बिकॉज ये लास्ट 10 साल के पेपर है, 2024 के, सॉरी सारे के सारे पेपर हैं, चाहे वो कोई भी सेट हो। और फिर एक और चीज दिखा रहा हूं, कहां गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ऐसी दो चीजें मिलेंगी। एक 2024 के सारे पेपर, और इसके बाद ये आपकी सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किए गए सैंपल पेपर, सब कुछ नए पैटर्न के ऊपर है। सब आपको इस डब्बे के अंदर मिलने वाला है। बायो वालों के लिए अलग डब्बा है, मैथ्स वालों के लिए अलग डब्बा है। मेरा यकीन मानो, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, वन शॉट शुरू कर रहा हूं। इससे बेहतरीन सैंपल पेपर की सीरीज कभी नहीं आ सकती, ऐसे पेपर की फॉर्म में कि भैया बोर्ड का पेपर दे रहे हो बैठ के, वही वाली फील आएगी। ज्यादा देर मत करो, शुरू कर दो भाई साहब वन शॉट। और उससे पहले ऑर्डर कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, ये लिखित में दे रहा हूं। डन है? आगे बढ़े, चलो वन शॉट पे आ जाओ, फिर लास्ट में दोबारा मिलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पहले तो बात करेंगे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के टाइप्स क्या होते हैं, और मैग्नेट को लेके कुछ बेसिक डेफिनेशंस आएंगी। फिर मैग्नेट का हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या डायपोल है, उससे क्या एनालॉजी आएगा, कैसे वो सिमिलर है। एंड आफ्टर दैट इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब बच जाती है वो है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि 3 टाइप के होने वाले हैं, पैरा, डाया और फेरो। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलो सबसे पहले एक मैग्नेट क्या होता है। तो भाई देखो, एक मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की बहुत सारी परिभाषाएं, डेफिनेशन हो सकती हैं। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने आसपास आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन आपको मैग्नेट के मिल सकते हैं। बट मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव
एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। इसके पास मैग्नेट एक ऐसी चीज, इसके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज हो। अट्रैक्टिव मतलब आप सबको पता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों को, कौन से टुकड़ों को, आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और डायरेक्टिव का मतलब है कि ये अर्थ का हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देगा, है ना। हम सबको नाइन्थ, मैं तो कहूंगा 7th 8th से ही पता है कि अगर मैं एक बार मैग्नेट को धागे से बांध के फ्रीली छोड़ दूं, आसपास कोई और फोर्स ना लग रही हो, कोई हवा ना चल रही हो, तो मैग्नेट जो है वो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। तो बेसिकली एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी शो करता है, मतलब कि ये हमें डायरेक्शन भी दिखाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा अलाइन होता है। It attracts small pieces of iron, cobalt, nickel. This property of attraction is called magnetism, है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या भी कहते हैं, मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। अब मैग्नेट बहुत अलग अलग टाइप की होती है, इसको पढ़ते हैं, और अलग अलग टाइप की मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को एक बार आयरन फिलिंग की मदद से देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बार मैग्नेट क्या होता है, तो भैया बार मैग्नेट एक सबसे अच्छी सिंपलर फॉर्म ऑफ मैग्नेट है, और इसी के बारे में पूरा का पूरा एक्चुअली चैप्टर भी है, जो पहले डेरिवेशन भी थी या अब जो फॉर्मूले भी हैं वो भी, है ना। तो बार मैग्नेट क्या होता है भैया, बार मैग्नेट का एक हिस्सा होता है नॉर्थ और बार मैग्नेट का एक हिस्सा होता है साउथ, है ना भाई। तो हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी मैग्नेट हो, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पॉजिटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन नॉर्थ अकेला, साउथ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसका यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो बस ये सिंपल सा एक बार मैग्नेट है। ध्यान रहे, कई बच्चों को लगता है बार मैग्नेट हमेशा ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके बैठा होगा, मतलब अगर मैं बार मैग्नेट को साइड से देखूं तो कईयों को लगता है कि ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही होगा, नहीं। बार मैग्नेट सर्कुलर शेप की भी हो सकती है क्रॉस सेक्शन में, यानी कि वैसे सोचो तो सिलेंडर शेप की भी हो सकती है। तो ऐसी भी हो सकती है बार मैग्नेट, जिसमें एक हिस्सा हमारा नॉर्थ हो जाएगा और एक हिस्सा साउथ, ऐसे एक हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा और एक हिस्सा साउथ, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और देखा जाए तो स्क्वायर भी हो सकता है ना भाई। इसके बाद आती है मैग्नेटिक निडल। आप सबने कंपास देखे होंगे। कंपास हम लोगों ने पिछले चैप्टर के वन शॉट में बार्ट-सेवर्ट लॉ में भी कंपास देखा था, अगर आपने देखा हो एक्सपेरिमेंट में। तो कंपास क्या होता है ना, कंपास के ऊपर एक सुई होती है, निडल होती है, वो चुंबक की होती है, वो इतनी हल्की होती है और पिवेटेड होती है। एक पिवेटेड का मतलब हर डायरेक्शन में घूम सकती है, एक पॉइंटर के ऊपर इतनी सेंसिटिव होती है कि अर्थ की इतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड को भी वो डिटेक्ट करके अपनी डायरेक्शन को अलाइन कर लेती है। तो मैग्नेटिक निडल कैसी होती है भैया, मैग्नेटिक निडल बेसिकली बहुत पतली सी एक निडल होती है जो कि एक पॉइंट पे पिवेटेड होती है ना। इसका एक हिस्सा हम सब जानते हैं कि नॉर्थ होता है, एक हिस्सा नॉर्थ होता है। नॉर्थ को हम अक्सर रेड से दिखा देते हैं, है ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया नॉर्थ को मैं रेड से दिखा दिया, और साउथ को अक्सर हम लोग ब्लू से भी दिखाते हैं, है ना। ऑल्दो ऐसा कोई साइन कन्वेंशन कहीं मैंने किसी किताब में तो नहीं पढ़ा है, बट हाँ बचपन से ऐसे ही बोलते आए हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो नॉर्थ हिस्सा हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक निडल क्या होता है, जिसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं और ये एक पिवटेड जॉइंट पे होती है, ये किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली अलाइन हो सकती है, बहुत हल्की, बहुत हल्के वजन की होती है। हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट बड़ी ही प्यारी हॉर्स शू मैग्नेट आप सब जानते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट के पास खास बात क्या है, ये बाकी मैग्नेट से थोड़ी अलग, थोड़ी डिफरेंट कैसे होती है, आप उसको भी समझते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक हॉर्स शू मैग्नेट को बनाने के लिए, हॉर्स शू मैग्नेट और बाकी मैग्नेट्स में क्या डिफरेंस है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, और वो ये कि जो हॉर्स शू मैग्नेट होती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड पे बेसिकली कहने का मतलब है होता है। यानी ये अगर एक मैग्नेट है तो यहीं पे अगर ये हॉर्स शू मैग्नेट है तो इसी का एक हिस्सा हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ, और इसका एक हिस्सा इधर हो जाएगा साउथ, यानी इसका जो नॉर्थ साउथ होता है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, जैसे ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 4th चैप्टर में कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है ना, ये तो हमने पढ़ रखा है। लेकिन एक हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है, इनसाइड द मैग्नेट, है ना, आउटसाइड द मैग्नेट। तो ऑब्वियसली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके अभी हम देखेंगे, बट वो आपको जानना नहीं है। बट हाँ, हॉर्स शू मैग्नेट में खास बात ये है, इसका नाम हॉर्स शू मैग्नेट इसलिए रखा गया बिकॉज ये घोड़े की नाल
घोड़े के पैर जैसी शेप की होती है और इसका नॉर्थ साउथ एक ही डायरेक्शन में होता है। फिर आता है बॉल एंडेड मैग्नेट्स। अब ये बॉल एंडेड मैग्नेट्स क्या होता है भैया? ऐसी मैग्नेट जिसके जो एंड्स होते हैं वो बॉल शेप के होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा नहीं होगा जैसा कि आप इमेजिन करें, मतलब ठीक है डायग्राम पे मत जाना, बट कई बच्चों को लगता है यहाँ पे एक बॉल होगी, फिर एक लोहे की रॉड होगी, एक बॉल होगी डंबल की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैग्नेट हमेशा एक सिंगल पीस होता है, अगर एक सिंगल मैग्नेट है तो, है ना। तो इस हिसाब से बॉल एंडेड मैग्नेट वो होती है जिसके दोनों एंड्स पे एक एक क्या लगी हो, बॉल शेप लगी हो। और वो, अब प्लीज डायग्राम पे इतनी कलाकारियां मैं नहीं लगा के टाइम वेस्ट करना चाहूंगा, बट हाँ ठीक है, ऐसी मैग्नेट जिसके कोनों पे मास थोड़ा ज्यादा होगा, जिसमें एक हिस्सा हमारा हो जाएगा नॉर्थ और एक हिस्सा हमारा हो जाएगा साउथ, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक बॉल एंडेड मैग्नेट्स, एज सच कुछ और बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की मैग्नेट्स हैं, अलग अलग टाइप की मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड भी जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। आओ एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, इसमें से बार मैग्नेट आप पहले भी देख चुके होंगे, जिसमें हमें आयरन फिलिंग की मदद से हम बार मैग्नेट, ये अगेन एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आओ एक बार देखते हैं। अब ये वाला बहुत प्यारा है भाई, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले तो यार ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना। अब बार मैग्नेट का एक हिस्सा नॉर्थ होता है और एक हिस्सा साउथ, तो इसका ये वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, ये वाला हिस्सा साउथ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख देंगे, बड़ा ही प्यारा है, और बार मैग्नेट के ऊपर यहाँ पे एक पेपर रख देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कहाँ गई, हाँ यहाँ पे मेरे पास एक छन्नी है। अब मैं क्या करूंगा, इस आयरन फिलिंग को इस छन्नी पे, आयरन फिलिंग को यहाँ पे छन्नी पे गिर दूंगा, नीचे हाथ रख लेता हूँ ताकि मजाक खराब ना हो पहले। तो यहाँ पे मैंने आयरन फिलिंग को अपने छन्नी पे गिर ली, ठीक है। अब एक चीज देखना बड़े ध्यान से, आपको याद रखना होगा कि एक बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी। अब आप एक कमाल की चीज देखना, ये बात, अब अगर आप ध्यान दें, ये बड़ा ही सेटिस्फाइंग सा होता है देखने में, मुझे बड़ा पसंद है ये करना, मैं इसके पूरे दिन कर सकता हूं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आयरन फिलिंग्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चिपक रही हैं जैसे कि हमारे पास एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखो आप, अगर आप नोटिस करो तो ये हमारे पोल्स हो गए नॉर्थ और साउथ, जिसपे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुई है। बाकी आप ये कर्व्स देख सकते हो, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी बिल्कुल वही मैग्नेटिक फील्ड को जैसे कि हमारी एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये हमने बार मैग्नेट के लिए किया, ठीक है। आओ अब यही काम हम एक बार मैग्नेट की बजाय एक सर्कुलर मैग्नेट से करते हैं। मुझे लगता है कि बार मैग्नेट और सर्कुलर मैग्नेट में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों की शेप लगभग सेम होती है। शेप से मेरा कहने का मतलब एक्चुअली क्या है, देखो ये एक सर्कुलर मतलब कि एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, सॉरी, और ये एक बार मैग्नेट है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, आओ जरा देखें। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ना चाहिए, बट एक बार हम इस वाली मैग्नेट से करके देखें, क्योंकि इनके नॉर्थ साउथ तो एक जैसे ही है ना। आओ तो आप देख सकते हैं कि लगभग जैसा कि मैंने वो कहा भी था, सेम ही इंपैक्ट है इसका भी, एग्जैक्टली सेम सी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी बन रही है जैसे कि हमारी एक बार मैग्नेट में बनी थी। कोई चेंजेस नहीं, ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एज सच कोई चेंज नहीं दिख रहा है मुझे तो, ठीक है ना। लेकिन अब अगर हम ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मैग्नेट के साथ, यानी कि एक हॉर्स शू मैग्नेट के साथ करें। एक हॉर्स शू मैग्नेट क्या होती है, ये हॉर्स शू मैग्नेट आपने बहुत सारी कार्टून्स में देखी होगी, इसका नॉर्थ साउथ एक की तरफ होता है। ये व्हाइट निशान का मतलब नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ इसका एक की डायरेक्शन में होता है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी, आप गैस करो, अपने मन में गैस करो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी। अगर इसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ से कैसी बनेगी। आओ एक बार बना के देखें, मतलब मैं तो जानता ही हूँ, बट आप अपने मन में एक बार इमेजिन करो कि कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। चलो, हाँ, आई होप आप लोगों ने कुछ ऐसा ही इमेजिन किया हो। कितना मतलब प्यारा काम है, मैं क्या तरह मैं पूरा दिन कर सकता हूँ। अब अगर आप नोटिस करो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनी है, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो नॉर्थ से साउथ तो जाएंगी, नॉर्थ से साउथ तो जाएंगी, और यहाँ पे भी नॉर्थ से साउथ घूम के आ रही है, नॉर्थ से साउथ घूम के आ रही है। हमारे सिलेबस में नहीं है,
बट क्यों ना देख लें, मजेदार चीज है यार। चलो ठीक है, बढ़िया। तो एक क्लैरिटी मिलती है थोड़ी सी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी, ऑल्दो अगेन ये एग्जाम में नहीं आने वाला। बट अब आगे बढ़े अगर, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कह लो आप, बेसिक टर्म्स कह लो आप, पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेट को और करीब से जानने के लिए। आपको आगे की पढ़ाई करने में थोड़ी सी हेल्प करेगी, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि मैग्नेट के पास कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, की मैग्नेट अपने आसपास छोटे छोटे पैरामैग्नेटिक और फेरो, ये क्या होता है अभी हम जानेंगे। आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, बट अभी के लिए दुनिया में हर चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है। केमिस्ट्री के हिसाब से जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्शन दिखाता है, बट भले हमें दिखे ना दिखे। जैसे 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है, O2 गैस जो है, वो एक्चुअली मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, बट दिखता नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है। बट अगर आप ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर दो और मैग्नेट से अट्रैक्ट करो तो वो दिखना शुरू हो जाती है। तो अगेन ऑक्सीजन भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, बट जो साफ साफ दिखता है वो है आयरन, कोबाल्ट, निकल, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल इसलिए बोला गया क्योंकि अगर मैं उसको अगेन धागा बांध के फ्रीली छोड़ दूं तो नॉर्थ वाला पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाके अलाइन हो जाएगा और साउथ वाला पोल अर्थ के साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा, है ना। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल व्हेन अ मैग्नेट इज बॉट नियर अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स, द एंड्स। अभी आपने वीडियो में भी देखा कि जो एंड्स थे, चाहे वो किसी भी मैग्नेट के हो, कोनों पे जाके सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स जो है वो आपको चिपकते हुए दिखे होंगे। दीज एंड्स वेयर द मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जहां पे सबसे ज्यादा होती है, इन एंड्स को हम लोग पोल्स नाम से बुलाते हैं। हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी मैं आपको समझा चुका हूं कि फ्रीली छोड़ दो तो नॉर्थ साउथ में आएगा। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड और प्रोवाइडेड फ्रीली इट अलाइंस इटसेल्फ इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता था जब हमें अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़नी होती थी, बट अब तो खैर उतना नहीं है। और एक्चुअली में नॉर्थ का पूरा नाम है नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ का पूरा नाम है नॉर्थ सीकिंग पोल। ऐसा पोल जो नॉर्थ को ढूंढते हुए जाता है उसे बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग, और जो साउथ को ढूंढते हुए जाता है उसे बोलते हैं साउथ सीकिंग। तो साउथ सीकिंग पोल जो अर्थ के साउथ को ढूंढे और उस डायरेक्शन में जाके अलाइन हो जाए, तो एक्चुअली में उसका पूरा नाम है साउथ सीकिंग पोल, जिसको शॉर्ट में हम साउथ पोल कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, बचपन से जानते हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास एक मैग्नेट है, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, और अगर आप एक बार मैग्नेट के दो टुकड़े कर दोगे तो आपको दो बार मैग्नेट मिलेंगी, जिसमें अगेन नॉर्थ साउथ होगा। द पॉइंट इज कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, अकेला नॉर्थ अकेला साउथ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये बात थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था, ऐसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा यहां पे बात कर लेता हूं आपसे, चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर आप सभी ने बचपन में क्या किया होगा, मुझे पक्का पूरा यकीन है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट रही होगी तो आपने मान लो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे कहीं साउथ है, ऐसे करके उल्टा है, साउथ है नॉर्थ, ठीक है। आपने क्या किया कि यहाँ पे ना एक सिक्का चिपका दिया, ठीक है। अब लोहे का सिक्का है, चिपक गया। आई होप आप सभी ने ऐसा भी किया होगा कि जब इसके नीचे एक और सिक्का चिपकाया होगा तो चिपक गया होगा, अगर मैग्नेट स्ट्रांग है तो, और अगर और स्ट्रांग है तो इसके नीचे एक और भी चिपक जाता है, आपने देखा होगा। नहीं तो अभी हमने आयरन फिलिंग्स देखा, तो आयरन फिलिंग्स मैग्नेट से तो चिपकी, बट आपस में भी चिपकी। अगर हम उनको उल्टा करते हैं तो एक लेयर, एक चेन बन जाती है, अट्रैक्ट होकर, और ऑब्वियसली बात है एक लेवल आता, ग्रेविटेशनल फोर्स हावी हो जाती है और वो गिर जाती। अब हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इंडक्शन से होता क्या है कि यहाँ पे साउथ बन जाता है और यहाँ पे नॉर्थ बन जाता है, फिर यहाँ पे साउथ बन जाता है, यहाँ पे नॉर्थ बन जाता है, फिर यहाँ पे साउथ बन जाता है, यहाँ पे नॉर्थ बन जाता है। द पॉइंट इज, जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आता था और उसके सामने मैं एक अनचार्ज बॉडी को रखता था, तो वो नेगेटिव चार्ज अपने पास ले आता था और पॉजिटिव चार्ज दूर भगा दिया करता था, याद है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्रकार से हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है। तो जब आप एक मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके आते हो तो वो अट्रैक्शन रिपल्शन शो करते हैं, लेकिन जब आप कोई
मैग्नेट के पास एक नॉन मैग्नेट या ऐसी चीज जो मैग्नेट नहीं है उसको लेके आते हो, तो वो इंड्यूस हो सकती है, सब इंड्यूस नहीं हो सकता। लकड़ी के साथ ऐसा नहीं होगा। तो सिक्के के नीचे सिक्का, फिर सिक्का, फिर सिक्का चिपक सकता है। ये देखा नहीं क्या आपने? अब मैं आपको दिखाता हूं। चलो, अब हो क्या रहा होगा ना, यहाँ पे ये एक्चुअली में ये कुछ देर के लिए खुद से मैग्नेटाइज हो रही होंगी और मैग्नेट बन रहे होंगे। आओ देखते हैं ना पहले। अब जैसे कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये वाला हिस्सा ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं नॉर्थ होगा, मुझे नहीं पता अभी कौन सा है, बट मान लेते हैं नॉर्थ होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं नॉर्थ पे, ये तो मैग्नेटिक नहीं है, ये तो हमारा लोहे का, स्टील का है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चिपकाता हूं, तो ये अगर नॉर्थ है तो इसने यहाँ पे बना लिया होगा साउथ और नीचे बना लिया होगा नॉर्थ, ठीक है। यानी कि अब ये भी एक चुंबक बन चुका है, यानी ये सब्सटेंस भी अब एक चुंबक बन चुका। अब ये अगर मैं इस पे, अगर ये नॉर्थ था तो इसने यहां पे बनाया होगा साउथ और मान लेते हैं यहां पे बना लिया होगा नॉर्थ, तो क्या अब ये इस पे चिपक गया? क्योंकि अब ये भी एक चुंबक बन चुका है। बट अगर मैं इसको यहां से हटाऊंगा तो क्या नीचे वाला गिर जाना चाहिए? तो आंसर है हाँ। क्यों गिर जाना चाहिए? क्योंकि अब ये चुंबक नहीं रहा। तो ऑब्वियसली बात है, इसको हम एक लिमिट तक ही चिपका सकते हैं, बिकॉज ग्रेविटी नाम की भी चीज होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स हावी हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स से, क्योंकि इंडक्शन से लॉस तो होता ही है। तो हम इसे कहां तक चिपका, यानी अब ये भी एक मैग्नेट बन चुका है। और अगर मैं यहां पे चिपकाने की कोशिश करूं तो अभी नहीं चिपक रहा, क्योंकि इनका वजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। समझ गए? सिक्के हो चाहे कोई कीले हो, मतलब सिमिलर चीजें ही हो रही है, इंडक्शन वैसा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, कहीं आप इसको कंफ्यूज हो जाओ। बट हाँ, इसको याद रखना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन को, ठीक है जी, डन है। अब इस एक बार परिभाषा भी पढ़ ले आओ। अ मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज नियर बाय मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरों को टेम्परेरी मैग्नेट बनाना, एक प्रकार से इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। अब कुछ बेसिक और डेफिनेशन जो आपके काम आएंगे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, मुझे लगता है सबको पता है मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां तक मैग्नेट अपना इंफ्लुएंस पैदा कर सकते हैं ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? हर जगह जो बराबर हो, हर जगह जो बराबर हो। अब बार मैग्नेट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करती है। पोल्स पे ज्यादा था, आयरन फिलिंग जो देखा था आपने, साइड पे कम कम था। और हम ये बात कर चुके हैं 4th चैप्टर में, सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिमिलर होती है। तो सोलेनॉइड के भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आई थी, म्यू नॉट एन आई, लेकिन बाहर अगर आप बड़े होकर कैलकुलेट करेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही आएगी। और हमने डायग्राम से भी देखा था और आयरन फिलिंग से भी। मैग्नेटिक पोल की बात हो चुकी है मुझे लगता है। मैग्नेटिक एक्सेस क्या होता है? आओ अब हम ना सारी की सारी पढ़ाई एक बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना। अब इसका कहीं ना कहीं यहां पे नॉर्थ होगा और कहीं ना कहीं यहां पे साउथ होगा, है ना। अभी हम बात करेंगे कि नॉर्थ साउथ कोनों पे नहीं होता है, लेकिन चलो अभी के लिए यहां नॉर्थ है और यहां पे साउथ है। तो ऐसी एक इमेजिनरी एक्सेस, ऐसी एक इमेजिनरी एक्सेस, पहली बात तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंटरसेक्ट करती हो इक्वली और मैग्नेट के भी दो इक्वल हिस्से कर दे, और वो लाइन कहां से भी पास हो रही हो, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी। बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक एक्सेस क्या है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल से पास होती हो और मैग्नेट को दो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर दे, दो इक्वल मैग्नेट्स में बाइसेक्ट कर दे। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। एक ऐसी लाइन जो पोल्स ऑफ द मैग्नेट से पास हो रही हो, है ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। फिर आता है मैग्नेटिक इक्वेटर। आई होप इक्वेटर आप समझ गए होंगे। ऐसी एक लाइन जो कि मैग्नेट को वर्टिकली दो हिस्सों में बांट दे। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस है और ये हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर कौन है? जो मैग्नेट के दो बराबर हिस्से कर दे बीच से, यानी वो नॉर्थ साउथ से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इक्वेटोरियल लाइन यार, इक्वेटोरियल लाइन। तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस, है ना, इसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। लेकिन यहां पे आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि मैंने आपको पीछे बोला कि जो मैग्नेट की लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से
अलग होती है। मैंने जब पोल्स बनाए तो एकदम कोने पे नहीं बनाए, यही बात है ध्यान देने वाली। क्या भाई, आओ सुनो, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये बार मैग्नेट की मेरे पास ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होगी, तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास होगी ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ बोले तो भैया इसकी लंबाई ज्योमेट्री वाइज, मैथ्स वाइज, फिजिकल वाइज अगर मैं इसको छू सकता हूं तो यहां तक छू सकता हूं, तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। लेकिन इसका एक्चुअली में पोल अंदर है, थोड़ा सा अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे कन्वर्ज होते हुए दिखती हैं, तो इसीलिए ये पोल यहां है। तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है इसको हम लोग कह देते हैं मैग्नेटिक लेंथ। यानी मैग्नेटिक लेंथ होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी को, जो कि ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा सा कम होता है। कितना कम होता है, आओ जरा जाने। जो मैग्नेटिक लेंथ होता है, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो 5/6 टाइम्स, देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 5/6 इज अप्रोक्सीमेट, देखो अब आप कहोगे हाँ ये 1 तो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही अगर लंबाई बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर आप वैसे भी मैथ्स के हिसाब से बात कर लो तो ये 0.8 कुछ हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ मैग्नेट हमारी 10 सेंटीमीटर की है, तो लगभग 8-8.5 सेंटीमीटर की हमारी अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की है तो मैग्नेटिक लेंथ 8-8.5 सेंटीमीटर टाइप्स हो जाएगी। तो 5/6 टाइम्स होती है ये हमारे ज्योमेट्रिकल लेंथ के। यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक लेंथ है, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ के, जो हमारे एक्चुअली ज्योमेट्रिकली जो इसकी लंबाई है उससे देखा जाए तो 5/6 टाइम्स होती है। कितनी होती है, 5/6। ज्यादा फर्क नहीं है, एक फैक्चुअल बात है, ठीक है। अब अगेन बात करते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में मुझे लगता है सबको याद होगा, वरना आप 5वें चैप्टर तक पहुंचोगे ही नहीं। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहा गया था कि लेट अस सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये हमने पढ़ा था। अब यहां पे कूलम्स लॉ, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिज्म में बात करेंगे तो चार्ज की बजाय पोल्स आ जाएंगे, पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और पोल की ताकत को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। अब यहां पे एक सिंगल मैग्नेट की भी बात हो सकती है। मान लेते हैं मेरे पास यहां पे एक पोल स्ट्रेंथ पड़ी हुई है QM1। अब आप ये मत समझना कि अकेला पोल पड़ा हुआ है, नहीं, ये किसी भी एक जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है, इसका ये पोल है QM1, ठीक है, और यहां पे ये एक और पोल स्ट्रेंथ पड़ा हुआ है QM2। ये पोल स्ट्रेंथ का मतलब है ये पोल की ताकत है। तो ये जो मैंने गोला बनाया ये पोल है, ये जो मैंने गोला बनाया ये पोल है। ऑब्वियस बात है दोनों पोल एक ही मैग्नेट के हो सकते हैं, कोई बात नहीं। ये वाला पोल किसी और मैग्नेट का, यहां पे कोई और मैग्नेट है, यहां पे कोई और मैग्नेट है, तो दो अलग अलग मैग्नेट का भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये दो पोल्स हैं और उनकी ताकत को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, है ना, पोल की ताकत को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। और इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है ना, R है, सिमिलर है। तो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि इनके बीच की जो फोर्स आएगी, इनके बीच की जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। होना ही था दोनों के पोल स्ट्रेंथ। अगर मान लो ये एक ही मैग्नेट के दो हिस्से हैं तो ऑब्वियस बात है दोनों पोल स्ट्रेंथ बराबर होंगे, है ना, QM1 QM2 बराबर होंगे। हम लोग प्लस से दिखाएंगे नॉर्थ पोल को और माइनस से दिखाएंगे साउथ पोल को बाय कन्वेंशन। तो भैया कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एज एक्सपेक्टेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कंबाइनिंग, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। देखो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर इनको जोड़ दिया जाता है तो जो फोर्स है मैग्नेट की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी QM1 QM2 अपॉन में R²। अब आप सब जान रहे हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के
अगर मुझे इक्वल लगाना है तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होगा। कांस्टेंट मैंने लगा दिया के QM1 QM2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाता है कूलम। अब अगेन कांस्टेंट यहाँ पे जो के है वो क्या है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट्स में कांस्टेंट आया था 1/4πε0, बट क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स का कांस्टेंट है तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो शायद आपने एक्सपेक्ट किया हो कि जो कांस्टेंट आएगा वो μ0/4π आएगा, है ना भाई। ये कांस्टेंट को हम पहले से ही जानते हैं, ये हमने 4th चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो μ0/4π आएगा, जिसके लिए फ्री स्पेस के लिए वैल्यू आपको शायद पता है 10⁻⁻7 होती है। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। और μ0 को हम लोग जानते हैं, ये होता है परमिएबिलिटी, और अगर नॉट लगा हुआ है तो ऑफ फ्री स्पेस भी हो जाएगा, है ना भाई। तो इस हिसाब से अगर मैं फाइनल फॉर्मूला लिखूं तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, μ0/4π QM1 QM2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो बच्चों ये सेम फॉर्मूला आ गया है, हमने पहले भी देखा हुआ है, ये कोई नया फॉर्मूला है नहीं, और बिल्कुल एग्जैक्टली सारी पढ़ाई सिमिलर होने वाली है। इसीलिए हो सकता है शायद सीबीएसई ने कुछ सोच समझ के आगे के फॉर्मूले सारे हमारे डेरिवेशन हमारे सिलेबस से हटा दिए और कहा डेरिवेशन सेम ही है तो क्यों ना सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो। हो सकता है ऐसा भी उनके मन में आया हो, बट ठीक है, वही की बात है, डन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मूवमेंट क्या। इसी के जस्ट बाद अगर आपको याद, देखो कैसे नॉस्टैल्जिया सा हो गया होगा, कूलम्स लॉ के जस्ट बाद हम लोगों ने वहां पे क्या बात की थी, डाइपोल के बारे में। तो यहां पे भी कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल की बजाय मैग्नेटिक डाइपोल आएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ करता था, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से एक सर्टेन दूरी पे बैठे होते थे तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अब एक मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा। देखा जाए तो मैग्नेटिक डाइपोल का एक प्रकार से मतलब बार मैग्नेट ही है। ऑल्दो ये बॉल एंडेड मैग्नेट भी हो सकती है, ये निडल भी हो सकती है देखा जाए तो, क्योंकि देखा जाए तो ये भी एक डाइपोल हो सकता है अगर ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, जो कि होंगे ही, और ये भी हो सकती है। बट हम जब भी हम एक डाइपोल के बारे में सोचते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में सोचते हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में बार मैग्नेट ही आता है, क्योंकि सारी डेरिवेशन एनसीईआरटी में जब पहले थी तो सारी उन्होंने बार मैग्नेट को ही रेफरेंस में लेके की थी। तो इसीलिए जब भी हम एक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, तो बार मैग्नेट ही मन में आती है। और ये बेस्ट एग्जाम्पल भी है इसका। तो अगर ये बार मैग्नेट है तो बेसिकली इसका यहाँ पे नॉर्थ होगा और इसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी QM1, और यहाँ पे साउथ होगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी -QM1। तो दोनों पोल स्ट्रेंथ आपस में इक्वल हैं, अपोजिट हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपको सबको पता है वो हम 2L या 2A लेने वाले हैं। अगेन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, वहां पे भी हमने Q इंटू में 2A लिया था, तो यहाँ पे भी Q इंटू में 2A ले लेते हैं फॉर रेफरेंस, है ना भाई, A ले लेते हैं। 2A क्यों लिया था याद है, बिकॉज डिस्टेंस सेंटर से निकालने होते थे, तो यहाँ पे भी सेंटर से निकालने होंगे, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब अगर मैग्नेटिक डाइपोल आ गया, एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस भी हो सकता है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, एनी डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि हम स्मॉल डाइपोल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन में स्मॉल डिस्टेंस लिखा हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि स्मॉल डिस्टेंस हो, कोई बड़ा डिस्टेंस भी हो सकता है, डन है। अब वहां पे आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे आया है मैग्नेट। देखो मेरी गलती नहीं है भैया, चैप्टर ही ऐसा है, मैंने इसको बोर नहीं बनाया भैया, मैंने इसको बोर नहीं बनाया, ये है ही ऐसा। वो तो ऑफलाइन के बच्चे साथ बैठे होते हैं तो कभी थोड़ा बहुत इसमें फिर भी हंसी मजाक होता है, बट ये चैप्टर है ही ऐसा, बिकॉज सब कुछ थोड़ा बहुत पैरा डाया के बारे में अभी हम जब पढ़ेंगे तो नया कुछ आएगा, बाकी सब तो लगभग पुराना ही है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता था भैया, उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट याद है सबको, तो बस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी पता होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्मॉल m से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हमने शो किया था स्मॉल p से, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्मॉल m से। उसका फॉर्मूला था ईदर चार्ज इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला होगा ईदर पोल स्ट्रेंथ
इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस। अब इधर पोल स्ट्रेंथ मतलब QM और उनके बीच का डिस्टेंस 2a, तो QM इंटू में 2a आ गया, QM इंटू में 2a आ गया। सही है क्या? QM इंटू में 2a आ गया। ठीक है, ऑल्दो हम लोग डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे यहाँ पे, जो कि 4th चैप्टर और 5th चैप्टर को मिला के एक फॉर्मूला आएगा, बट उसके लिए पहले हमें टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ना होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा चाह के भी नहीं लिख सकता, इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम आगे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं हम जानते हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो कि एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर मैं इनकी दूसरी वाली परिभाषा लिखूं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई परिभाषा पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो अगर एक पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली छोड़ा जाए तो वो उस पाथ को फॉलो करता है। याद है? ऐसे यहां पे भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है क्या? देखो, द पाथ अलोंग विच नॉर्थ पोल मूव्स, अगर मैं एक नॉर्थ पोल को फ्रीली छोड़ दूं एक एरिया में जहां मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं नॉर्थ पोल को फ्रीली छोड़ दूं तो नॉर्थ पोल जिस पाथ को फॉलो करता हुआ भागेगा वो पाथ बेसिकली क्या कहलाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इसकी एक आसान परिभाषा भी है, इमेजिनरी लाइंस जो एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं, जबरदस्ती ज्यादा टाइम लेके कुछ होगा नहीं। प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बस फर्क क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती थी, वो पॉजिटिव से निकलती थी नेगेटिव पे खत्म। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। कैसे? आपको याद है, ये बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ और अंदर आ जाती है साउथ से नॉर्थ। एक स्ट्रेट वायर के आसपास भी इसने क्लोज लूप बनाए थे, है ना भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, उनमें कभी भी कहीं पे ब्रेक नहीं आता, कहीं पे वो रुकती नहीं है, कहीं पे जाके वो खत्म नहीं होती है। अगर वो नॉर्थ से निकली है तो साउथ जाएंगे और साउथ से वापस वो नॉर्थ भी आ जाएंगे, है ना? ये फर्क है, मतलब अभी हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बट ये फर्क है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन हॉलो कंडक्टर के अंदर भी जा सकते हैं। अगेन 4th चैप्टर माइसनस इफेक्ट याद करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना के डायरेक्शन मिलती थी, बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पे भी मिल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, सेम रीजन है, अगर हो गए तो जिस पॉइंट पे हो जाएंगे वहां पे दो टेंजेंट बन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी इसका मतलब वो स्ट्रांग है और पोल पे ये बहुत ज्यादा पास होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ स्टेट ऑफ टेंशन लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक खिंचे हुए स्ट्रिंग जैसी हैं, उनमें खिंचाव रहता है हमेशा, खिंचाव रहता है हमेशा एक स्ट्रिंग के जैसा, एक टेंशन पैदा रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करती हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अगर पास आएंगी तो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहेंगे, दूर चले जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट और इंटरसेक्शन वाला पॉइंट काइंड ऑफ सिमिलर सा है। समझ गए भाई? समझ गए? पक्की बात है। अब यहां तक हमने जो पढ़ाई की वो बहुत ज्यादा बेसिक थी, कुछ भी नया नहीं था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, बिकॉज आज से पहले कभी आपने इस तरीके से इस फॉर्मेट से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, वीडियो को चाहे पॉज कर लो, एक बार ठंडे दिमाग से जितना पढ़ाया है देख लो, ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, फिर चाहे आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इसको पॉज करके पढ़ लो। ठीक है भाई, अब हम आगे बात करने वाले हैं एनालॉगी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या चीज है आओ जरा समझे भाई। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में सारे के सारे फॉर्मूले सिमिलर टू फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर आने वाले हैं। पहले इनकी डेरिवेशन भी थी, लेकिन अब हमें ये सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने हैं। एंड एनालॉगी का मतलब है कि हम उनको सिमिलर एकदम याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला आया था शॉर्ट डायपोल के लिए, वो आया था -2kp/r³, याद है? और हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे वही फॉर्मूला आया था kp/r³, है ना भाई? तो अगर मैं इसको एक मैग्नेटिक डायपोल के लिए निकालता तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे आती -2
के की जगह तो के ही रहेगा, लेकिन पी की जगह पहली बात तो आ जाएगा एम, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बजाय आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अपॉन में आर स्क्वायर रहेगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान, सॉरी अपॉन में आर क्यूब रहेगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि वहां पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, लेकिन यहां पे के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये मत भूलना। अब वहां पे अगर फॉर्मूला हमारे पास के पी बाय आर क्यूब था इक्वेटोरियल के लिए, तो यहां पे भी अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट होगी तो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम यहां पे बात कर रहे हैं, जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास आएगा के एम बाय आर क्यूब। डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है। आप सेम अगर इनकेस आप करना चाहते हो तो सिलेबस से हट गई है, और ऑब्वियसली बात है एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपको डेरिवेशन तो करनी नहीं है, तो अब तो ये कहीं काम की है नहीं। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो जहां जहां पूरी डेरिवेशन में एक्सियल पे क्यू आया था, आपको वहां पे क्यू एम डालना है, और जहां जहां पे पी आया था वहां पे आपको एम डाल देना है। एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगेन हमारे पास वहां पे जो फॉर्मूला आया था टॉर्क का, वो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था भाई, एक डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो आया था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जिसको हमने पीई साइन थीटा भी लिखा था अगर आपको याद हो तो यहां पे वही सेम फॉर्मूला टॉर्क का, जब मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बजाय एक मैग्नेटिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे भाई, जो पी है वो एम बन चुका है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी बन चुका है, जिसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो एम बी साइन थीटा आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। अगेन 3 केसेस थे, अगर आपको मैंने वन शॉट के अंदर ही लगभग उनको 15 से लेके 20 मिनट लेके बहुत ईमानदारी से आपको समझाया था, क्योंकि उसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सेम यहाँ पे भी है, अगर एंगल थीटा 0 डिग्री होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, 90 होगा तो नो इक्विलिब्रियम, और अगर 180 होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सिमिलर है बाकी सब कुछ चीजें, कुछ इसमें फर्क नहीं है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो वहां पे हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा, अगर आपको याद हो तो आया था, और वो भी तब जब वो एक सर्टेन एंगल पे हो, जब घुमाया था तो अलग फॉर्मूला आया था। तो यहां पे भी अगर मैं एक मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो माइनस पीई की बजाय एम बी आ जाएगा, और cos थीटा तो cos थीटा रहेगा। लेकिन अगर मैं उसे घुमाऊंगा एक सर्टेन एंगल से एक सर्टेन एंगल पे लेके गए, लेट्स से थीटा 1 से थीटा 2 पे लेके गए, तो इलेक्ट्रिक के केस में हमारे पास पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आया था। और अगर वहीं पे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, एक्चुअली ना यार ये बोर्ड बदल गया है, और पहले ना बोर्ड में सेटिंग्स अलग थी, ये बोर्ड खराब हो गया होगा, वो शांग सर ने आपने देखा होगा स्टोरी डाली थी, तो ये बोर्ड आज ही लगा है, तो इस वाले बोर्ड की थोड़ी सेटिंग अलग है। तो मैं यहाँ पे डॉट मार रहा हूँ ना, पहले उसकी आदत थी ऐसी, डॉट मारने पे हटता था, पता नहीं ये क्या हो गया, पहले ऐसा नहीं था ये। हाँ, तो वो उसकी आदत डालूंगा मैं, बट हाँ अभी के लिए अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो थीटा 1 से थीटा 2 ले जाने पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता था, तो वो थी पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक मैग्नेटिक डायपोल को लेके जाऊंगा तो बस पीई की बजाय एम बी आ जाएगा, साथ में अपना वही है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यानी कि देखने समझने वाली बात यह है कि सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। अब आप चाहो तो डेरिवेशन कर सकते हो, चाहो तो डेरिवेशन छोड़ सकते हो, बट सेम डेरिवेशन ही है, क्योंकि सिलेबस से तो वैसे भी चली गई है। डन है, ओके। अब वहां पे हमारे पास, अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं भैया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हम क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको इनके ऊपर कुछ 1-2 न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, उसके बाद मतलब न्यूमेरिकल कराऊंगा इस चैप्टर के एंड में। यानी आप ये मत समझना कि टॉपिक खत्म हो जाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले वो भी करेंगे, तब वन शॉट खत्म करेंगे। ऑल्दो वन शॉट में अक्सर हम लोग सिर्फ कंसेप्ट करते हैं, भाई चैप्टर वैसे ही बहुत छोटा, तो सोचा क्यों ना कुछ 2-4 सवाल करके इसे खत्म करेंगे आप। तो हमारे पास आता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब याद करेंगे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या था। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स था हमारे पास कि जो टोटल फ्लक्स होता है,
जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds था, ये हमारे पास आया था नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब चार्ज जो था भैया वो कितना उस पूरे के पूरी बॉडी ने एनक्लोज किया हुआ है। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास Q1 होता था, यहाँ पे Q2 होता था, बाहर Q3 होता था। तो बस याद दिला रहा हूं कि हम कौन सा चार्ज लेते थे, Q1 और Q2। Q3 लेने की कोई जरूरत नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि भैया वो सिस्टम के बॉडी के बाहर था, यहाँ पे चार्ज एनक्लोज लेना होता था। अब अगर मैं इसी गॉस लॉ को इन मैग्नेटिज्म लगाऊंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? आओ, क्या ये कहना ठीक है भैया कि अगर मैं यहां पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करता हूं, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे पास जो फॉर्मूला आना चाहिए वो E डॉट ds की बजाय आना चाहिए B डॉट ds। अब अगर मैं E डॉट ds की बजाय B डॉट ds करूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा? टोटल कितना फ्लक्स है। अब आप अकल लगाओ, दिमाग लगाओ। मैंने आपको एक टास्क देता हूं, चलो ऐसा करो, ये ना एक क्लोज्ड बॉडी है, आपके पास ना एक मैग्नेट है। अब अगर एक मैग्नेट है तो ऑब्वियस बात है उसका एक नॉर्थ भी होगा और एक साउथ भी होगा। लेट अस सपोज आपके पास एक बार मैग्नेट है। अब आप एक बार मैग्नेट को इसके अंदर कुछ ऐसे रखो कि कुछ फ्लक्स बने, टोटल फ्लक्स जीरो ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं एक मैग्नेट को ऐसे रखता हूं कि आधी अंदर रखूं इसके और आधी बाहर, तो क्या कोई फ्लक्स बनेगा? आओ समझे। मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन वापस आती है साउथ से नॉर्थ। तो अगर गया फ्लक्स तो वापस भी आ गया, तो फ्लक्स जीरो हो गया। क्योंकि फ्लक्स का मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको चीर रही है। बट यहां पर जितनी जा रही है उतनी बाहर भी आ रही है। यहां से देखो, नॉर्थ से साउथ गई और वापस साउथ से नॉर्थ भी आ गए, तो जीरो हो गया। ये वाली भी जाएगी और इन्फानाइट से घूम के वापस आ जाएगी। तो टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो है इस केस में, क्योंकि भैया जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है उतनी जा भी रही है। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा है। अब आप मैग्नेट को किसी मन में सोच लो, किसी एक प्रकार से रख दो कि टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो ना हो भैया, कुछ फ्लक्स बने। कोशिश करो, ट्राई मारो, क्या आप ऐसा कर पा रहे हो? देखो, क्या आप मैग्नेट को किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे एक ऐसी ओरिएंटेशन पे रख पा रहे हो? तो आंसर है ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक मैग्नेट को पूरा अंदर रख लोगे तो भी या तो वो पार ही नहीं होगी, और अगर पार होगी तो उसे वापस भी आना पड़ेगा, और अगर आप पूरा बाहर रख दोगे तो अगेन है, या तो वो पार ही नहीं होगी, या फिर अगर वो पार होगी तो उसे वापस भी आना पड़ेगा। तो ओनली पॉइंट इज कि भैया हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं क्लोज लूप। पीछे बात की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं क्लोज लूप। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं तो क्लोज बॉडी के लिए जो फ्लक्स मिलेगा वो तो हमेशा जीरो मिलेगा, वो तो हमेशा जीरो मिलेगा। इसका मतलब है आप ऐसा कह सकते हो कि अ मैग्नेट जिसके दो पोल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है दो पोल्स होंगे, ऑलवेज प्रोड्यूसेस magnetic field which forms closed loops, and due to formation of closed loops, total flux through any closed surface by magnet must be zero, must be zero। भैया जीरो ही होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। और अगर जीरो होगा तो इससे एक और बात साबित होती है कि मोनोपोल्स doesn't exist। मोनो अंग्रेजी की गलती है ना, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, यानी कि
अगर एग्जाम में लिखा आया स्टेट गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म तो भी ये करना है, और अगर लिखा आया कि कैसे शो कर सकते हो कि मोनोपोल अकेला पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे कर सकते हैं भैया कि भैया गॉस थ्योरम जब भी लगाएंगे टोटल फ्लक्स जो मिलेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिलेगा वो जीरो होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हुआ तो कुछ भी हो जाए अकेला पोल है ही नहीं, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, क्योंकि नॉर्थ साउथ है, आ भी रही है जा भी रही है, क्लोज लूप बनाएंगे। बहुत सिंपल सी लॉजिकल बात है, ठीक है जी। चलो, अब मैंने पीछे आपको कहा था कि हम एक मैग्नेटिक मूवमेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पे, जिसके ऊपर इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, और आगे वाले चैप्टर में भी वो काम आएगा। वो क्या है, देखो हमारे पास यहां से टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एम बी साइन थीटा। देखो यहां से एक छोटा सा रिलेशन निकाल रहे हैं, बहुत काम का रिलेशन है न्यूमेरिकल्स के लिए। इसको हेडिंग दे देते हैं, आओ एक नई हेडिंग दे देते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट इन अ लूप। ये इस चैप्टर से नहीं है ना, ऑल दो कई स्कूल्स में इसको 4th चैप्टर में करा देते हैं, बट क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो इसलिए मैं तो इसको हर बार यही कराता हूं। रिलेशन बिटवीन करंट इन अ लूप एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। एक लूप जो करंट दौड़ा रहा है उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बनेगा, वो देखो। क्या ये कहना ठीक है कि करंट कैरिंग लूप का जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है BINA साइन थीटा, ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था। ऑल्सो आज ही पढ़ा कि टॉर्क का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है MB साइन थीटा। सही है भैया, सही जा रहे हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो MB जोड़ दें मतलब इक्वेट कर दें, तो MB साइन थीटा बराबर आ जाएगा BINA साइन थीटा के। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास NIA। तो ये एक बड़ा कीमती फॉर्मूला है जिसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला NIA, और यहां से ही आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की SI यूनिट भी मिल जाती है। आप सोच रहे होगे यहां से हमने मैग्नेटिक मूवमेंट की SI यूनिट नहीं निकाली। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है। अगेन आप एनालॉग समझ सकते हो, वहां पे डायरेक्शन क्या थी याद करेंगे, वहां पे डायरेक्शन थी नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव को हमने माना साउथ, पॉजिटिव को हमने माना नॉर्थ, तो आ गया। और यहां से अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो इसकी SI यूनिट के लिए हमने वेट क्यों किया, ताकि मैं आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव करवा सकूं। और फॉर्मूला है NIA। अब N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। I क्या है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और A क्या है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी आ गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या आ गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या आ गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो भैया M की यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन में E2A की यूनिट क्या है, मीटर। समझ गए, हम यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ यानी कि QM की भी यूनिट निकाल लेते हैं कि भैया कल को QM निकालने को आ जाए किसी क्वेश्चन में तो आपको यूनिट क्या लगानी होगी। तो M की यूनिट आ चुकी है एम्पियर मीटर स्क्वायर NIA वाले फॉर्मूले से। 2A मतलब लेंथ है तो मीटर होगा, मीटर से मीटर A कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास एम्पियर मीटर। इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास एम्पियर मीटर। डन है, पक्की बात, ओके। तो यहां से हमारे पास आप कह सकते हो कि इस चैप्टर का वो एनालॉग है ना। एनालॉग वाला सिस्टम क्या है कि भैया सिमिलर से सारे फॉर्मूले हैं उनका यूज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके ऊपर हमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं। मैं चाहूंगा आप ये सारे फॉर्मूले एक बार याद कर लें, बिकॉज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वन शॉट के अंदर ही आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाना है, बिकॉज चैप्टर छोटा है। तो ये सारे फॉर्मूले पढ़ लो, फिर इसके न्यूमेरिकल्स बनाते हैं कुछ। आ जाओ। हाँ यार सॉरी, एक्चुअली इस पीपीटी के अंदर क्वेश्चंस डालना ही मैं भूल गया था, तो मैंने इसलिए वीडियो में कट मारा है और अब मैंने इसके अंदर कुछ सवाल डाल दिए। अच्छा, ये तीनों के तीनों सवाल फिलहाल हम लोग NCERT के करेंगे। आई होप आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए हो। तो पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, बहुत ही इजी सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है ना। तो हमने एक बार मैग्नेट को ऐसे रखा हुआ है जैसे कि हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते थे। तो बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डायपोल ही मैं बात कर चुका हूं। अब उसका जो एंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री का एंगल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है वो दे रखी है 0.25 टेस्ला। बहुत बेसिक सवाल है।
और जो टॉर्क वो एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क वो है 4.5 इंटू में 10 की पावर -2 जूल कह लो या फिर न्यूटन मीटर कह लो, एक ही बात है ना। आपको क्या बताना है कि भैया उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा यानी स्मॉल m होगा उसकी क्या वैल्यू होगी। तो भाई हम सब ने आज ही पढ़ा कि टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास रहता है mb sin थीटा। अब टॉर्क हमारे पास यहाँ पे है 4.5 इंटू में 10 की पावर -2, m हमें यहां से कैलकुलेट करना है और b हमारे पास है 0.25 इंटू में साइन थीटा में साइन 30 हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से हम लोग m कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू में 10 की पावर -2। अब साइन 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1/2 और 1/2 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास 0.125 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और आज ही हम लोगों ने बात की है कि इसकी यूनिट हमारे पास होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। एनसीईआरटी का बहुत बेसिक सवाल है। अगला सवाल देखो, सवाल क्या कह रहे हैं, अगेन बहुत बेसिक सवाल कह रहे हैं। यूनिफॉर्म बार मैग्नेट है, शॉर्ट है यानी कि शॉर्ट डायपोल के लिए काम कर सकते हैं, जिसका आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 0.32 जूल पर टेस्ला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर से जूल पर टेस्ला कैसे आ गए, तो वो भी शायद आप समझ सकते हैं कि टॉर्क का भी तो हमारे पास फॉर्मूला आया है क्या, mb sin थीटा। उस हिसाब से अगर आप m का यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला निकालते हो तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला आएगा जूल कह रहा हूं सॉरी, टॉर्क बाय बी साइन थीटा। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल होती है और इसकी होती है टेस्ला, इसकी कोई यूनिट नहीं है तो क्या आ जाएगा, जूल पर टेस्ला। द ओनली पॉइंट इज कि आप एम्पियर मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो और जूल पर टेस्ला भी। तो साइड में मैंने ये भी आपके लिए लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इस बार मैग्नेट को रखा गया है वो 0.15 टेस्ला है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, अगर उसको हम फ्रीली कहीं भी घुमा सकते हैं तो कौन से ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा और अनस्टेबल, आप सबको मैंने पता है अभी, और फर्स्ट चैप्टर भी आपने देखा होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है जब थीटा 0 डिग्री होता है। और 0 डिग्री का मतलब है कि वो जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है और डायपोल मूवमेंट जो है वो अलाइंड है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 0 है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आपको पता है भैया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलता है, जब थीटा 180 होता है ना। यानी कि अगेन बार मैग्नेट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बट इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज अलाइंड opposite to the direction of magnetic field. Yes. What is the potential energy of the magnet in each case? तो potential energy निकालनी, फॉर्मूला है -mb cos थीटा। मुझे लगता है ये बहुत इजी है। m हमारे पास कितना है 0.32, b हमारे पास है 0.15 और cos थीटा में थीटा हमारे पास cos 0 आ जाएगा। cos 0 हमारे पास कितना होता है 1 होता है। तो माइनस में जो भी आंसर माइनस में आएगा, आप सबको पता है यहां पे फॉर्मूले में -mb cos थीटा जो फॉर्मूला आ जाएगा इसमें -m हमारे पास कितना है 0.32 है और b हमारे पास कितना है 0.15 है। लेकिन cos 180 की वैल्यू -1 होती है। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका आंसर -x आ रहा है तो यहाँ पे आपका आंसर +x आ जाएगा। आप सीधा भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आना ही है ना, क्योंकि वो आपस में 180 डिग्री है, फर्क बस डायरेक्शन का होगा, मैग्नीट्यूड इनके एनर्जी का सेम होगा। एनर्जी की खैर डायरेक्शन नहीं होती है, तो माइनस साइन क्या शो करता है पोटेंशियल एनर्जी में, ये आप सब 11th क्लास से समझते आ रहे हो ना। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक आखिरी सवाल की, फिर आगे कंसेप्ट वापस चलेंगे। सवाल है एक क्लोजली विंडेड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स जो दे रखे हैं वो 800 है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 2.5 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, है ना। और करंट मुझे लगता है अगेन बहुत, देखो एनसीईआरटी के ये जो सवाल हैं ये इतने इजी होते हैं कि एग्जाम में या तो ये आते नहीं, और अगर आते हैं तो डेरिवेशन के साथ आते हैं। जैसे मान लो कोई 3 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर की डेरिवेशन दे देंगे और 1 नंबर में ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देंगे, समझ गए। 2 नंबर की डेरिवेशन और 1 नंबर में साइड में ऐसा सिमिलर सा सवाल आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपको पहले तो पूछा है कि एक सोलेनॉइड जो होता है, एक सोलेनॉइड जो होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है। तो एक तो उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर होती है, प्लस अगर आप शॉर्ट में समझना चाहो तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड में हर एक टर्न एक सर्कुलर लूप काइंड ऑफ है, और अगर हर एक टर्न एक सर्कुलर लूप है तो हर एक टर्न का साउथ होगा नॉर्थ होगा, फोर्थ चैप्टर साउथ होगा नॉर्थ होगा, साउथ होगा नॉर्थ होगा। तो हर एक टर्न एक्चुअली में एक छोटी सी मैग्नेट है,
जिसका नॉर्थ साउथ है, और अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो मुझे एक बड़ी मैग्नेट मिल जाती है। तो बेसिकली एक सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट ही है, या एक बार मैग्नेट जो है वो एक सोलेनॉइड ही है ना, बात एक ही। बट फिलहाल हमें बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA होता है। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 800 है, करंट हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास 2.5 इंटू में 10⁻⁻4 है। मल्टीप्लाई किया अगेन एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला, आप इसकी यूनिट लगा सकते हैं। देन तो ये बहुत बेसिक सी बात। अब हम इस चैप्टर में एकदम अलग टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, और यहां से एग्जाम में चीजें आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं थियोरेटिकली, और वो है टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आपके 12th के सिलेबस में केमिस्ट्री में एक चैप्टर हुआ करता था लास्ट ईयर, और इस साल वो सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर का नाम था सॉलिड स्टेट। और केमिस्ट्री के हिसाब से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अलग अलग प्रकार के होते थे, जैसे पैरा, जैसे डाया, जैसे फेरो, जैसे एंटीफेरो और फेरी। ये 5 अलग अलग प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। देखो आपको पता है केमिस्ट्री और फिजिक्स कभी कभार आपस में एक साथ पैरेलली नहीं चलती है, जैसे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई या फिर बहुत सारी और चीजें हो गई। वहीं पे एक चीज ये भी है कि केमिस्ट्री के हिसाब से भी है 5 मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बट फिजिक्स के हिसाब से हमारे पास सिर्फ 3 प्रकार के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, और उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है डायम। ये जो मैंने पीछे छोड़ा है अभी, इस पे वापस आएंगे हम, ऑब्वियस सी बात है बेटा, लेकिन यहां पे पहले बात करते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है, फिर हम लोग बात करेंगे पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है, और फिर हम बात करेंगे कि फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है। तो कुल मिला के 3 प्रकार के सब्सटेंस हमारे पास हैं, और यहीं से आप समझ लो आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा थियोरेटिकल क्वेश्चन। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, अगेन केमिस्ट्री के हिसाब से, जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारी फिजिक्स के हिसाब से आप ऐसा कह सकते हो जो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, यानी अगर उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रखी जाएगी तो वो मेजरली मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर लेके आना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ये अपने अंदर से पास करवाना चाहेंगे। आसान भाषा में ये मैग्नेट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, मतलब कि इनकी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि अगर आप इन्हें एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और फिर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटाओ तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इनके पास हमेशा के लिए रह जाती है, जिसकी वजह से ये परमानेंट मैग्नेटाइजेशन भी शो करते हैं। आओ देखें, ferromagnetic substances are those which get strongly magnetized when placed in external magnetic field, यानी अगर आपने इनको एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये बहुत ज्यादा मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, है ना। They have strong tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field। अब क्योंकि इनको मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, क्योंकि इनको मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, तो इसीलिए ये हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। इनका नेचर है कि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से निकल के स्ट्रॉन्ग में जाना चाहते हैं, अगर इनको ऑप्शन मिला तो। दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, आसान भाषा में ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। अब मैग्नेट अगर मेरे पास ये एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, और मैंने इस फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस के आसपास मान लो मैग्नेटिक फील्ड को पास कराया, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जाने वाली है इसके पास से, तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना चाहता है, 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 बहुत स्ट्रांगली। यानी ये अगर इसके आसपास से मैग्नेटिक फील्ड गई तो ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ट्रैप करता है। क्यों? अगेन बिकॉज इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। लेकिन इसका वीक वर्जन आप कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस, अच्छा, जैसे फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक ये दोनों ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, बट पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है। केमिस्ट्री के हिसाब से इसके पास कम नंबर ऑफ लोन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा कमजोर है एज कंपेयर टू फेरो, इसीलिए ये टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने के बहुत काम आता है। लेकिन फिजिक्स में इतना जानना है कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट तो होता है बट बहुत वीकली अट्रैक्ट होता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अच्छा अगेन, अब इनको मैग्नेटिक फील्ड से प्यार तो है, ऑब्वियस सी बात है, प्यार तो है, बट उतना नहीं जितना
फेरो को है, लेकिन प्यार तो है, तो ये भी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं और ये भी वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं, बट इनके जाने का रेट कम होगा। अगेन ये भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं बट वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मुझे इनको दिखाना होगा, मान लो ये कोई मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के आसपास से जब मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, जब मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा बट थोड़ा सा वीकली अट्रैक्ट करेगा। कैसे? अब सेंटर वाली तो सीधी ही गई भाई, ठीक है, लेकिन आसपास वाले कुछ ऐसे चले जाएंगे, मतलब ये भी अट्रैक्ट होंगी, लेकिन आप कह सकते हो कि उतनी नहीं जितनी किसने अट्रैक्ट करी थी भैया, पैरों ने अट्रैक्ट करती है। मतलब अट्रैक्ट ये भी हो रही है बट आप देख सकते हैं थोड़ा कम हो रही है, ये ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इनसे बिल्कुल ही उल्टा सब्सटेंस है हमारे पास, कौन? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल होता है। ऑल्दो अगेन अट्रैक्शन रिपल्शन हमेशा दिखती नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये कंसेप्चुअली मैग्नेट से रिपेल होते हैं, और रिपेल होते हैं तो मतलब इनको मैग्नेट से नफरत है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागना चाहेंगे क्योंकि ये मैग्नेट से रिपेल होते हैं। आओ देखें, diamagnetic substances are those which have tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field, which basically means they unlike the way a magnet attracts metals like iron, it would repel diamagnetic substance. It would लिखा हुआ है, which means मैंने आपको बताया, आपको रिपल्शन होते हुए दिखे ये जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, आपको दिखता नहीं है ना, वो वाली बात है। लेकिन अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के आसपास रखा जाए तो क्या होगा? तो आंसर है, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के आसपास रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके आसपास है, ये भाई साहब उसे ये उसे अट्रैक्ट करने के बजाय क्या करने लग जाएगा? रिपेल। ये उसे अट्रैक्ट करने के बजाय क्या करने लग जाएगा? रिपेल। जैसे मान लो इसके आसपास से मैग्नेटिक फील्ड गई, अब अगर मैं यहां पे भी एक बना दूं तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने आसपास से रिपेल कर देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने आसपास से रिपेल कर देगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को अपने आसपास से रिपेल कर देगा। जैसे अगर आपको माइसनस इफेक्ट याद हो, उससे इसको ऑल्दो रिलेट मत करना क्योंकि वो बहुत अलग कंसेप्ट था, वहां पे हम सब्सटेंस को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेके जा रहे थे 4th चैप्टर में, बट यहाँ पे अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इसके आसपास से आपने मैग्नेटिक फील्ड को पास कराया तो इसने रिपेल कर दिया, है ना, इसने रिपेल कर दिया। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब इनको और समझने के लिए, पैरा, डाया, फेरो रफली तो हमने समझ लिया, लेकिन इनको और समझने के लिए एनसीईआरटी की ये टेबल समझनी होगी, और टेबल के लिए आपको ये जानना होगा कि ये क्या है, ससेप्टेबिलिटी है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, इनको जानना होगा, और 2-4 और शब्द हैं उनको भी जानना होगा। तो ये शब्द जान लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। बहुत छोटा चैप्टर मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने सवाल भी करा दिए। अब कुछ बेसिक टर्मोलॉजी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत टीचर की नहीं होती है, बच्चे को याद करना होता है, लेकिन हाँ समझना तो पड़ेगा। अब एक शब्द आता है हमारे पास पहले, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? पहली बात तो इसका ये जो है वो B/H का रेशो है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशो ऑफ B/H। तो यहां पे सवाल आता है कि ये B क्या है और H क्या है। तो आओ, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। सुनना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी म्यू, और म्यू नॉट मतलब फॉर फ्री स्पेस। मैंने आपको 4th चैप्टर में बताया था परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का मतलब एक ही है। परमिटिविटी का मतलब परमिट करना कि कोई चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, और परमिएबिलिटी मतलब अगेन वही है कि कोई सब्सटेंस अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को जाने दे रहा है। अगर किसी की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से जाने देगा। देखो, टेबल तक पहुंचे बिना मुझे लगता है ये आज का पहला सवाल है कमेंट सेक्शन पे। वो भाई साहब 1 शॉट खत्म होने को जा रहा है और ये पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमाल हो गया। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आंसर दे दो कि बिना पीछे टेबल पे जाए बताओ कि हमारे पास डाया है, पैरा है और फेरो है, इनमें से परमिएबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? मैंने आपको बता दिया परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, कोई कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से परमिट करता है, जाने देता है। ठीक है ना, जल्दी से बता दो।
तो आंसर आई होप आप सभी ने दे दिया होगा फेरो। बेटा कमेंट सेक्शन पे आंसर दिया करो, मजा आता है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी ने आंसर दिया होगा फेरो का, क्योंकि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब है कितनी एबिलिटी है उसकी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को परमिट करे अपना जाने से। लेकिन इसका फॉर्मूला बात करें तो ये बी बाय एच होता है। अब यहाँ पे बी क्या होता है, तो भैया मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये क्या चीज है सर, अगले पेज पे आ रही है। और यहां पे H क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी M है कितना वो इंड्यूस हुआ, कितना वो इंड्यूस हुआ, और H क्या है, कितनी इंटेंसिटी की एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई थी। आओ एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब B क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। देखा जाए तो है ये मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स, वैसे तो ये EMI चैप्टर में यानी अगले में आएगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, E S cos थीटा, है ना। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वही है और साथ में cos थीटा, मतलब सब कुछ सही है, बस मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पैदा कर पाया इन अ गिवन एरिया, तो और अगर एंगल मान लेते हैं मैं 0 डिग्री है, तो यहां पे मेरे पास बी आ जाएगा। तो इसी बी को नाम दिया गया है बेसिकली क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड ही है, बस अलग परिभाषा आ गई, कितना फ्लक्स बना पर यूनिट एरिया, कितना फ्लक्स बना पर यूनिट एरिया। तो ऑब्वियस बात है इसकी SI यूनिट क्या होगी, टेस्ला, क्योंकि है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही। अगले चैप्टर में पढ़ोगे 6th में कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसकी SI यूनिट वेबर होती है, वेबर पढ़ेंगे। तो और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो देखा जाए इसकी एक और यूनिट हो जाती है और वह है वेबर पर मीटर स्क्वायर, बट आप टेस्ला ही बोल सकते हो। और मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि H, जिसके बारे में बात की थी, B बाय H था ना, तो B क्या है समझ गए, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अब H क्या है, द डिग्री अप टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल, यानी H का मतलब है ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने इस पे लगाई इसको मैग्नेटाइज करने के लिए। अब ये इसे कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, इसकी ताकत को, ये सब्सटेंस की ताकत नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला बी बाय म्यू भी होता है, वेर अगेन म्यू इज, अरे 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 ये तो मजाक हो रहा है ना, आगे मुझे एच का फॉर्मूला निकालना है तो बी बाय म्यू ही तो हो गया यार, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। चलो अब आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखो मान लो मुझे चेक करना है कोई मैग्नेटिक फील्ड ने इसको कितना मैग्नेटाइज किया, कितना मैग्नेटाइज किया, तो एक तरीका तो म्यू निकालने का है, म्यू परमिएबल, लेकिन एक और तरीका भी है, वो है कि कितना इसने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनाया पर यूनिट वॉल्यूम। देखो अगर मैं कहता हूं कि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है 2 जूल और मेरा है 4 जूल, तो कौन सी मैग्नेट स्ट्रांग है, तो अभी तो लग रहा है 4 जूल, अरे न्यूटन मीटर जूल एक ही बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी वाली जो मैग्नेट है 2 जूल जिसने मैग्नेटिक मूवमेंट बनाया वो ऐसी है और आपकी वाली मैग्नेट ऐसी है, अब बताओ, तो अब अगर देखा जाए तो कम से कम वॉल्यूम में मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से जिसका कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी, तभी इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तभी इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तभी इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, समझ गए, तभी इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अच्छा अब इसके फॉर्मूले के सिंबल से आप कंफ्यूज हो रहे होगे। पहली बात तो इसका सिंबल है आई, यहाँ m बाय वी में m क्या है, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, बट ये छोटे m से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसके सिंबल को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक सेकेंड रुको, देखो टेंशन वाली बात नहीं, देखो ये क्या है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आपने बनाया है पर यूनिट वॉल्यूम, हमने पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक मूवमेंट को m से दिखाया है, तो m बाय वी हो गया, ठीक है। अब अगर एक मैग्नेट है मेरे पास, तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा है QM इनटू में उसकी लंबाई जिसको आप L या 2L कह दो, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू में लेंथ होता है, तो L से L कैंसिल हो गया, तो इसका एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास QM बाय A। वैसे आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बट ये भी एक फॉर्मूला है, समझ गए, ठीक है। और यहां से एक और फॉर्मूला है, ये आप बड़े होकर इसके डेरिवेशन भी करोगे, और वो क्या है, बी इज इक्वल, वैसे ज्यादा कहीं काम नहीं आएगा, बट हाँ अगर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट
इनटू में H प्लस आई, क्योंकि म्यू नॉट H और म्यू नॉट आई ये दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हैं, कितनी हमने दी कितनी उसने रिगेन करी, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ऑल्दो ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन जो सबसे काम की चीज हमारे पास वो ये है, और वो है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में सवाल यहां से आएगा। आय क्या था? आय समझ गए? आय था कितना मैग्नेटिक मूवमेंट उसने पैदा किया पर यूनिट वॉल्यूम, और H का मतलब था कितना मैग्नेटिक फील्ड मैंने उसको दिया, उसकी ताकत जो उसे मैग्नेटाइज कर सके। अब सोचो इन दोनों का अगर मैं रेशो निकाल दूं, यानी I बाय H का रेशो निकाल दूं, तो इससे मुझे क्या मिलना चाहिए? मान लो मैं कहता हूं I बाय H है, तो एक प्रकार से H वो है जो मैं उसको दे रहा हूं, और एक प्रकार से I वो है जो वो गेन कर रहा है। तो अगर सुसेप्टेबिलिटी की वैल्यू हाई है, ज्यादा है, इसका मतलब है कि मैंने जो उसको दिया उसने उसका मेजर हिस्सा गेन कर लिया। इसका मतलब वो कौन सब्सटेंस हुआ? सोचो सोचो सोचो। मान लो मैंने कहा कि मैंने आपको H दिया और आप एक सब्सटेंस हो जिसने I लिया, ठीक है, इसके रेशो को बोलते हैं मैग्नेटिक सुसेप्टेबिलिटी। अब अगर ये वैल्यू ज्यादा हाई है, बहुत हाई है, इसका मतलब है कि आप ज्यादा गेन करने की ताकत रखते हो, इसका मतलब आप फेरो हो। सिंपल तो है यार। और अगर सुसेप्टेबिलिटी की वैल्यू लो है, कितने से लो है बात कर रहे हैं, अगर लो है तो आप पैरा सब्सटेंस हो। बट अगर इसकी वैल्यू जीरो में है, इसने कुछ गेन ही नहीं किया या फिर नेगेटिव ही पहुंच गई, तो फिर ये हमारे लिए कौन हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है जी। इसका सिंबल है काय के नीचे एम, ये नीचे एम लिखा हुआ है। वो यार यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रिंट वो इंपोर्ट करते हुए फाइल ऐसी हो जाती है। ठीक है। अब देखो, अब इस टेबल से समझते हैं बेटा, सारा टेबल का ही खेल है। देखो, अगर कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव में होगी। अगर कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू 0 से -1 के बीच में, यानी कि नेगेटिव होगी। और अगर पैरा है तो होगी पॉजिटिव, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। और अगर फेरो है तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि आप फेरो हो। वही तो बात कर रहे हैं। बाकी ये तो आप जानते ही हो। रिलेटिव म्यू आर का मतलब समझते हो ना? म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे कि हमारे पास एप्सिलॉन आर आया था, यानी कि कापा आया था, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था, वो क्या था? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसे म्यू आर क्या है? म्यू अपॉन में म्यू नॉट, है ना भाई? तो अगर अगेन इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब 1 से छोटी मतलब ये जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू दिस, तो वो सब्सटेंस, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड गेन ही नहीं कर रहा है बल्कि धक्का मार रहा है बाहर, तो वो डाई हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, देखो 1 से तो बड़ी है बट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो वो फिर सब्सटेंस कौन हो जाएगा हमारे पास? पैरा। बट अगर अगेन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है तो वो हो जाएगा फेरो। और अगेन अगर म्यू आर 1 से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है कि म्यू नॉट, अगर म्यू आर 1 से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब है म्यू नॉट छोटा है एज कंपेयर टू म्यू नॉट छोटा है एज कंपेयर टू म्यू। यहां पे बहुत छोटा हो जाएगा, यहां पे छोटा हो जाएगा, बट यहां पे उल्टा। तो इसके ऊपर एक सवाल आपके पेपर में पक्का आएगा। आई होप आपने वन शॉट पूरा का पूरा देखा और आपको बेहतरीन लगा होगा विद एक्सपेरिमेंट्स। बाकी अभ्यास सीरीज का लिंक फिर याद दिला रहा हूं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ परचेस करो। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यूट्यूब पे भी बहुत जल्द करवाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभ्यास सीरीज अगर लोगे, परचेस करोगे, तो भाई साहब स्टोरी जरूर डालना इंस्टाग्राम पर, हमें, उशांक सर, मुझे, रीमा मैम, जिसको भी आप जानते हैं उनको टैग जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।